आज पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है। एक ऐसा देश जिसने हमेशा टेररिज्म को सहारा दिया है, आज वो मध्यस्थता करा रहा है और हम कहाँ हैं? अगर आपकी नीयत है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, तो आप जो मौजूदा सीटें हैं 543 उन पे बिल को लागू कर दो। पश्चिम बंगाल पर पूरे देश की नज़र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। उस चुनाव की हार जीत पर आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा? हर स्टेट की एक अलग पॉलिटिक्स होती है और बंगाल की अलग है। ये इस अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार इस देश के राजनीतिक मैप को बदलने का प्रयास कर रही थी। ईरान वो मुल्क है जिसने उस वक्त हमारा साथ दिया था जब बाकी कई मुल्कों ने कश्मीर के हक में, पाकिस्तान के हक में कश्मीर की वोटिंग करी थी। अब बीजेपी जो पश्चिम यूपी में थोड़ी खटास है, उसमें मिठास लाने के लिए जयंत चौधरी जी को जो है आगे कर रही है कि भाजपा कम से कम रालोद को 50 सीटें देने का काम करे। अगर उससे कम कुछ भी है तो ये राष्ट्रीय लोकदल के साथ अन्याय भी है और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो इन दिनों 2027 की सियासत जो है यहां आकर टिक गई है, क्योंकि अब चुनावी साल है और लगातार महिला आरक्षण का मुद्दा हो, किसानों की बात हो और जो स्मार्ट मीटर की बात हो, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान बेल्ट में सबसे ज्यादा समस्याएं जो है उठाई जा रही है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जी है। और इकरा जी, आपका सबसे पहले धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। महिला आरक्षण पर हमने देखा आपने बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाई, लेकिन अब एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ है। नहीं, देखिए, ये बात तो पहले से क्लियर है कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था तो वो सर्वसहमति से पास हुआ था। विपक्ष के हर व्यक्ति ने उसके सपोर्ट में वोट किया था और तभी वो बिल पास भी हो पाया था। आज जिस बिल की हम बात कर रहे हैं वो एक अमेंडमेंट है, वो पूरा बिल नहीं है। ये बात समझनी ज़रूरी है इसमें फ़र्क महसूस करने के लिए कि वो बिल का अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट गिराया गया है। बिल जो अपने आप में 23 में पास हुआ था वो अभी भी जू का त्यों है। उसको सरकार को लागू करने की हम सब की गुजारिश है कि सरकार उसे जल्द से जल्द लागू करे। ये इस अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार इस देश के राजनीतिक मैप को बदलने का प्रयास कर रही थी। अपने हिसाब से डिलिमिटेशन, परिसीमन करके अपनी विधानसभाएं, अपनी लोकसभाएं मजबूत करने का इनका प्रयास था, जिस एजेंडे को विपक्ष ने मिलकर फेल किया है। हमारा इस बिल का, इस अमेंडमेंट का, डिलिमिटेशन का हो या सेंसस का हो, जनगणना का, कोई भी लेना देना महिला बिल से नहीं है। ये दो ऐसी चीज़ें महिला आरक्षण के साथ जोड़ दी हैं जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आपकी नीयत है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, तो आप जो मौजूदा सीटें हैं 543 उन पे बिल को लागू कर दो। पूरा विपक्ष आपके साथ रहेगा। अभी मॉनसून सत्र आएगा, आप उसमें ले आइए। अगर वो सर्वसहमति से पास ना हो तो आप बताइएगा। हम ये चाहते हैं कि आप इन मुद्दों को एक साथ मत उलझाइए। महिलाओं का मुखौटा इस्तेमाल करके पीछे से अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, जो इनकी मंशा है। इन्होंने 3 दिन सदन का टाइम वेस्ट करा, लोगों का टाइम बर्बाद करा और साथ ही जनता का पैसा बर्बाद करा। एक दिन जब सदन चलता है तो हमारा 9.5 से 10 करोड़ उसमें इस्तेमाल होता है। तीसरे दिन हमारी जो पार्लियामेंट था बैठते ही स्थगित कर दिया, लेकिन उस दिन सारी व्यवस्था तो बनाई गई सिर्फ स्थगित करने के लिए। तो ये इस तरीके से इनको जनता के पैसे को बर्बाद करना है। सारा पैसा जब भी देखो आप, टूरिज़्म मिनिस्ट्री का हो या अन्य किसी मिनिस्ट्री का हो, प्रचार में जिस हिसाब से पैसा भाजपा पार्टी इस्तेमाल कर रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे वक्त में जब इतनी अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा रही है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जब सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा, फाइनेंशियली हमारी कंट्री पे जो असर पड़ रहा है वॉर का, तो वो सारे हालात देखते हुए आपको कैसे उचित लगता है इतना पैसा सरकारी पैसा बर्बाद करना? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि सरकार महिला विरोधी है विपक्ष। ये इन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया, सबका टाइम वेस्ट किया। जो असल मुद्दे होते हैं, अब क्या मुद्दा है? अब मुद्दा ये है कि एलपीजी की शॉर्टेज है पूरे देश भर में, गरीबी है चरम पर, लोगों को रोज़गार नहीं है, लोगों को अपनी आर्थिक हालत संभालने के लिए कोई संसाधन नहीं है। वॉर
की जो सिचुएशन है, उससे जो हालात बदल रहे हैं, उन पे चर्चा होनी थी। लेकिन इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव शुरू किया जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसी तरीके से सर्दियों में इन्होंने, जब पोल्यूशन चरम पे था, जब हमें और मुद्दों के बारे में बात करनी थी, तब इन्होंने वंदे मातरम का डिबेट कर दिया। वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उस पर आप चर्चा किस बात की कर रहे हैं? तो ये लगातार जनता का पैसा बर्बाद करते हैं और लगातार ऐसे नैरेटिव बीच में लाते हैं जिनसे असल मुद्दे जो हैं उनसे लोगों का ध्यान ये भटका सके। और महिला बिल के नाम पे जो ये करना चाह रहे थे, वो भी उसी नैरेटिव का हिस्सा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। श्रद्धेय नेताजी ने पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया था सबसे पहले। हमारी पार्टी ये चाहती है कि महिलाएं कोई एक समूह नहीं है जिसमें सब एक समान है। यहाँ पर भी कई तरह के अंतर हैं, जाति के हिसाब से, क्लास, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो हमारी मांग ये है कि हर वर्ग की महिला को अपना प्रतिनिधित्व मिल सके। तो ये हमारी डिमांड है कि ओबीसी कोटा आप इसमें सुनिश्चित करें। साथ ही आप इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, जिसमें न सिर्फ मुसलमान, सिख महिलाएं हैं, उन्हें कितना मौका मिलता है अपनी बात रखने का। हमारे सदन में सिर्फ एक सिख महिला है, हमारे सदन में सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाएं हैं। तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक कोई तरीका सरकार निकाले, क्योंकि ये जो देश है ये सभी का है। सभी की आवाज़ इसमें सुनी जाएंगी, तभी आगे बढ़ेगा। आज चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में। अगर पश्चिम बंगाल के नतीजे आप देखते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर पूरे देश की नज़र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उस चुनाव की हार जीत पर आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ के वोटर्स पर क्या असर होगा? देखिए, हर स्टेट की एक अलग केमिस्ट्री होती है, हर स्टेट का एक अलग मिजाज होता है। अब जैसे बिहार की नैरेटिव सेट करी जाती है कि बिहार में जो हुआ वही उसका परिणाम और जगह उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता सही है। हर स्टेट की एक अलग पॉलिटिक्स होती है और बंगाल की अलग है। हालांकि हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर जो शेरनी की तरह चुनाव लड़ने का काम कर रही है ममता दीदी, वो वहाँ से अपना जीत का परचम लहराएं। हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश एक अलग पृष्ठभूमि है, यहाँ की राजनीति अलग तरीके से चलती है। तो किसी चुनाव का किसी पे असर होना ये सही वो नहीं है। बीजेपी अगर हारती है तो बीजेपी पे ज़रूर असर होगा, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर भी विपक्ष में है और यहाँ पर भी चुनाव मुख्य धारा में रहेगी। समाजवादी पार्टी तो बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही। तो हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश पे है और हमारी तैयारी मजबूत है। तो एक चुनाव का दूसरे स्टेट में जहां हम चुनाव भी नहीं लड़ रहे कोई प्रभाव उस तरीके से पड़ेगा, ये मुझे सही नहीं लगता। भाजपा पे ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा यूपी में भी लड़ेगी और बंगाल में तो लड़ ही रही है। ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ, और उस बीच में ये कहा गया कि जो मोदी जी है वो विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा देश भारत। आपको लगता है कि जो ये युद्ध हुआ, इसको लेकर हमारे देश की स्ट्रेटजी या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लगातार जब से ट्रम्प अमेरिका में आए हैं और जब से ये जो 2024 का कार्यकाल शुरू हुआ है मोदी जी का, लगातार हम जो देख रहे हैं कि हमारी देश की जो विदेश नीति है उसमें हमारा देश लगातार पिछड़ रहा है। पहले एक वक्त में ऐसा था कि हम साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उन सब का हम नेतृत्व करते थे। हमें बिग ब्रदर के नाम से जाना जाता था। और आज हमारे पड़ोस में भी कोई हमारी बात उस तरीके से नहीं चल पा रही जैसे पहले चलती थी। ये हमारे पड़ोस का हाल है। और जो अमेरिका के सामने जो सरेंडर हुआ है भाजपा का और हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत शर्मनाक है हम सभी के लिए। देखिए, देश सबका है, इसमें राजनीतिक दल हैं जिनके अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब विदेश में मैं भी बाहर पढ़ी हूँ, जब हम बाहर जाते हैं तो हम किसी जात से या किसी मज़हब से नहीं जोड़े जाते। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते जितना शर्मसार भाजपा सरकार ने अभी हमें करने का काम किया है, इतना मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान कभी भी वैश्विक स्तर पे इतना शर्मसार कभी भी हुआ है। इन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो ट्रेड डील कर रहे हैं, वो बता रहे हैं
कि कितना टैरिफ लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कहाँ से हम तेल खरीद सकते हैं, कहाँ से नहीं खरीद सकते हैं। हमने अपने जो पारंपरिक हमारे जो मित्र थे, रूस हो चाहे उसमें, चाहे ईरान हो उसमें, हमने दोनों से मुंह मोड़ लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अडानी जी का कोई केस चल रहा था अमेरिका में, जिसके आधार पे पूरी सरकार घुटनों पे आ गई है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक दो पूंजीपति मित्रों के लिए आप अपने पूरे मुल्क को बेइज्जत करा दें, देश भर में, दुनिया भर में बेइज्जत कराने का काम करें। आज पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, एक ऐसा देश जो जिसने हमेशा टेररिज्म को सहारा दिया है, आज वो मध्यस्थता करा रहा है। और हम कहाँ हैं? हमें सिर्फ शर्मसार करने का यूएस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। आप लगातार उनके ट्वीट देखिए, जो उनकी लैंग्वेज है प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे, और हमारे देश की विदेश नीति हो या हमारे देश की जो फाइनेंशियल डील्स हैं उनको लेके हो, जिस तरीके से वो डिक्टेट करने का काम कर रहे हैं, ये तो वही दौर भाजपा ले आई है कि अंग्रेज़ जब बताते थे कि हिंदुस्तान कैसे चलेगा। तो बहुत शर्म की बात है। इस सरकार से मेरी ये उम्मीद है कि वो इंडिया फर्स्ट की नीति को अपनाएं। हमेशा भारत ने, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, उसके बाद चाहे कोल्ड वॉर का टाइम हो, हमने हमेशा नॉन अलाइन मूवमेंट को हमने खड़ा किया था। हमने हमेशा उस राह को चुना जिसमें हमारा नुकसान ना हो, जिसमें हमारा फ़ायदा हो। लेकिन आज हम दूसरों के गुलाम बन गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री को क्या ज़रूरत थी इज़राइल जाने की अटैक से सिर्फ 2 दिन पहले, 1 दिन पहले? क्या ज़रूरत थी उन्हें? भाई आपको तो मध्यस्थता रखनी पड़ेगी ना। अगर आपको अच्छी विदेश नीति चलानी है तो आपको हर मुल्क से ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। ये तो नहीं है आपकी कहीं वॉर होने जा रही है तो आप दूसरे को एकदम मॉरल रूप से या किसी रूप से सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाए। और ईरान वो मुल्क है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वजह से इन्होंने जो इनके अंदर जहर है, जो इन्होंने इस देश में घोलने का प्रयास किया है हिंदू मुस्लिम का, वो इन्होंने अपनी विदेश नीति में भी उतारना शुरू कर दिया है। और उसका खामियाजा पूरे के पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। जब रशिया के शिप्स निकल रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जब चाइना के निकल रहे थे, तो जब पाकिस्तान को कोई रुकावट नहीं थी, तो हमें रुकावट झेलनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ इनकी हिंदू मुस्लिम की नफ़रत के आधार पे। ईरान वो मुल्क है जिसने उस वक्त हमारा साथ दिया था जब बाकी कई मुल्कों ने कश्मीर के हक में, पाकिस्तान के हक में कश्मीर की वोटिंग करी थी। ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। ऐसे मुल्क के लिए जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूट्रल रास्ता भी अपना सकते थे, लेकिन हमने उन्हें शर्मसार करने का, उनकी उम्मीद तोड़ने का काम किया। और उनके सुप्रीम लीडर की जब डेथ हुई, जो ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर हैं बल्कि हमारे देश में वो एक रिलीजियस लीडर भी हैं, शिया और मुस्लिम, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उन्हें मानती है, उनको, उनके इतने मानने वाले आपके मुल्क में रहते हैं, आप उनके लिए 2 शब्द संवेदना के भी नहीं कह पाए। एक किसी भी देश के जब मुख्य नेता की डेथ होती है तो ये तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि आप उनके लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं भी नहीं करी। उसी के परिणाम स्वरूप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद हुआ, हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड है। इस सरकार को समझना पड़ेगा। भाजपा को अपने चुनावी मोड से बाहर आकर देश हित के बारे में कभी ना कभी सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी लगातार सिर्फ प्रचार करते हैं, देश हित के लिए क्या काम उन्होंने आज तक किया है ये देख लीजिए आप। लगातार जब डॉलर 62 पहुंचा था तो इन्होंने सड़कों पे उतर के नंगा नाच करा था भाजपा ने। आज कहाँ पे है डॉलर, कहाँ पे है हमारा रुपया? तो लगातार जिस स्तर पे ये हिंदुस्तान को गिराते जा रहे हैं वो शर्मसार है। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस सरकार ने हमें हमारे सर झुकाने का काम किया है। अब आपने बहुत सारी बातें तो खुद ही कह दी। खैर, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, 2027 के चुनाव पर आता हूं। अभी 25 अप्रैल में अखिलेश जी आ रहे हैं किसान संवाद करने। बात हो रही है एमएसपी की, बहुत पहले से मुद्दा, क्योंकि आपने देखा किसान आंदोलन के दौरान एमएसपी की बात हुई, गन्ने की बात हुई, भाव की बात हुई, बहुत सारे मुद्दे जो किसानों के, आज भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, राकेश टिकैत जी के जरिए हो या फिर पंजाब के बड़े जो किसान नेता हैं उनके जरिए। आप कैसे देखते हैं कि ये जो अखिलेश यादव जी की रैली है, ये 2027 की तैयारी इसको कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इसको?
देखिए वैसे तो फ़र्ज़ है नेताओं का अपने लोगों की समस्या के बीच में उनके बीच में जाकर उनकी समस्या समझे और उनका समाधान निकालने का प्रयास करें। आज जो उत्तर प्रदेश में जो बिजली से बदहाली जो है स्मार्ट मीटर के नाम पे एक ऐसा एटम बॉम्ब दे दिया है कि जिसमें यही नहीं पता चल रहा कि कितनी बिजली आप ले रहे हैं, कितना इस्तेमाल हो रहा है, बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, उसका कोई चेक करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है। एकदम से उसमें क्योंकि वो स्मार्ट इतना है, एकदम से बिजली कट जाती है। तो ये समस्या सिर्फ आम घरों की नहीं है, ये किसानों से जुड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ ही एमएसपी की आज तक भी कोई गारंटी इस सरकार को, तीसरा टर्म सेंटर में है और दूसरा टर्म उत्तर प्रदेश में है। इस सरकार ने लगातार जो झूठे वादे करे थे, अभी तक कोई समाधान इन्होंने एमएसपी का नहीं करके दिया है किसानों को। दूसरा, गन्ने के जो मूल्य हैं हमारा, क्योंकि पश्चिम यूपी बेल्ट यहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा है, तो गन्ने के मूल्य को एक रेशियो के आधार पे उस तरीके से नहीं बढ़ाया गया जैसे आसपास के हमारे प्रदेशों में बढ़ा है। तीसरी, जो डीएपी और खाद की कमी है हमारे यहाँ पर, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, फिर भी लोगों को डीएपी नहीं मिल पा रहा है, लूटमारी मच रही है जो सोसाइटियाँ हैं उन पे। तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान, ट्यूबवेल पे बिजली के कनेक्शन हो या कोई भी इस तरह की समस्या हो, तो आज का आप ना तो रोज़गार देने में सक्षम है, ना आपको इंडस्ट्री आगे बढ़ाने में सक्षम है। जो किसान अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करता था उसको सुख सुविधा देने की बजाय उस पर भी आपने ये बिजली के नाम पर टिकिंग बॉम्ब दे दिए हैं। तो किसान लगातार प्रताड़ित है। एक किसान आज अपना घर चलाने में असक्षम है उत्तर प्रदेश में। उसको कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो अपने घर में कोई काम कर सके, अपनी बेटी की शादी कर सके, अपना मकान बना सके। बिल्कुल चरमराती हालत में किसान को सरकार ने छोड़ दिया है। तो ऐसे में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने किसान संवाद की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से करी, क्योंकि ये किसान बहुल्य क्षेत्र है हमारा पश्चिम का। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने। तो हमें उम्मीद है कि इससे कुछ बेहतर उपाय निकल कर आएंगे जिनका इस्तेमाल हम अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में करेंगे और आने वाले चुनाव में उसी हिसाब से हम लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या के समाधान देने का काम करेंगे। एक सवाल बस मेरा ये है कि जैसे 2027 का चुनाव है और 2022 के चुनाव में रालोद और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन अब बीजेपी जो पश्चिम यूपी में थोड़ी खटास है उसमें मिठास लाने के लिए जयंत चौधरी जी को जो है आगे कर रही है। अब उनकी भी रैलियां शुरू हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी को इस बार मतलब एज में लाकर वो पश्चिम यूपी का माहौल बदलने की कोशिश हो रही है। जी देखिए, बिल्कुल हमारा और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था, मैं ज़्यादा बड़ी बात ना करते हुए अपने ज़िले तक अगर उसे सीमित रखूं, तो हमने सपा लोकदल के गठबंधन में इस ज़िले को, शामली ज़िले को भाजपा मुक्त किया था। तो यहाँ पर भाजपा का कोई भी विधायक नहीं है। फिर जो हालात बदले, जो भी उनकी विचारधारा में फेरबदल हुआ, हम नहीं जानते, लेकिन उस आधार पर फिर वो भाजपा से जाकर जुड़ गए, जो कि उनकी इच्छा है, उसमें राजनीति में कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये ज़िला भाजपा मुक्त हम लोगों ने मिलकर करने का काम किया था। अब आगे देखिए, हमारे परिवार का पुराना ताल्लुक़ रहा है चौधरी साहब के परिवार से, बड़े चौधरी साहब हों, चौधरी अजीत सिंह जी हों या जयंत चौधरी जी हों। तो और पश्चिम में उनकी एक मुख्य भूमिका है, हमेशा से रही है, आगे भी हमें उम्मीद है कि भाजपा कम से कम रालोद को 50 सीटें देने का काम करे। अगर उससे कम कुछ भी है तो ये राष्ट्रीय लोकदल के साथ अन्याय भी है और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ भी है। एक आखिरी सवाल कि रालोद के जो विधायक हैं, नेता, ये कह रहे हैं कि शामली जिले की अगर मैं बात करूं तो तीनों सीटें वो कह रहे हैं कि इस बार हम जीत लेंगे, विपक्ष के हाथ एक भी सीट नहीं लगेगी। देखिए, ये तो वक्त आने पे पता लगेगा और तकब्बुर जो है वो ऊपर वाले को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कोई दावे नहीं करूँगी, लेकिन मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रखते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि पहले भी बहुत प्रयास लगाए गए, हमारी सीट पे लगाए गए। होम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, पर्चे बांटे और मुखी खाकर गए थे यहाँ से। तो मेरा सबको स्वागत है कि सब आएँ, कैराना में प्रचार करें, आइए और लड़िए। ये हम दावा नहीं करते, लेकिन हमारी मेहनत है, प्यार है हमारे लोगों में। ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये हमारा घर है।
तो घर किसी को नहीं दिया जा सकता। आप लोग आएँ, मेहनत करें और देखिए जो बरसाती मेंढक हैं और जो घर के लोग हैं उन्हें जनता अच्छे से समझती है कि कौन कितना किसके बीच में रहता है। तो सब आके अपना अपना प्रयास करें। सब बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मैं देख रही हूँ, लेकिन जो असली जवाब है वो जनता देने का काम करेगी। और हमें अपनी मेहनत पे, हमें अपने लोगों पर पूरा यकीन है कि जैसे पहले इनको हराया था फिर से हराएंगे। और जो जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं उनसे ज़रा पूछिएगा कि वो चुनाव किस गठबंधन पे जीते थे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और इकरा हसन जी साफ तौर पर दावा नहीं कर रही है, लेकिन साफ ये कह रही है कि इस बार जो चुनाव होगा वो जनता तय करेगी और जनता किस तरह से जो है चुनाव में यहाँ जीत दिलाती है, किसको जीत दिलाती है, वो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन सीधे देश नीति पर, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी पर सीधे कटाक्ष किए हैं और महिला आरक्षण को लेकर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है उस पर सीधा हमला यहाँ इकरा हसन करते हुए नजर आई। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।